A very warm welcome to my channel. वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस बाय अपूर्वा। आई एम अपूर्वा बेनीवाल। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको माइक्रो टॉपिक्स दे रही हूँ फॉर सोशियोलॉजी। पीआईएसएम और आईआरएम वाले बच्चों के पास अभी बहुत कम टाइम बचा है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सटेंसिवली कवर कर लें। सोशियोलॉजी एज अ टॉपिक मेंशन्ड है आपके प्रोस्पेक्टस में, सिलेबस में, सो डोंट इग्नोर सोशियोलॉजी। आई कैन ऑब्जर्व मैनी क्वेश्चंस इन पीएसआईआर like 6 to 7 and a few question in IRAM like 2 question। तो आपको सोशियोलॉजी इस हिसाब से करनी है कि डोंट इग्नोर इट बिकॉज द कट ऑफ्स आर ऑलवेज टू हाई। 86, 82, 83, these are the cutoffs out of 100, so you can't ignore anything. So sociology is one such small feather in your hat which you should not ignore. And let's begin. आपको करना क्या है सोशियोलॉजी में? थिंकर्स ज़्यादातर करने हैं, और while doing thinkers you just remember my trick 3-3-B। यू नो व्हाट इज T3B? एक पहले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था T3B करना है। T3T यानी थ्योरी, थीम्स, टाइमलाइन एंड B इज द बुक। तो T3B में आप कोई भी थिंकर ने जो भी थ्योरी दी है उनकी उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स या जनरल्स जो भी थे, और जैसे थीम्स जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इनके इम्पोर्टेंट थीम्स क्या थे, एंड टाइमलाइन, टाइमलाइन पर से कि वो कैसे सिचुएशंस में रहे थे, वो किसके एरा में थे। फॉर एग्जांपल नेपोलियनिक एरा या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब चल रहा था, वो टाइमलाइन पूरी ऑब्जर्व करना। प्लस ऑल्सो ऑब्जर्व दैट उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उनका एरिया ऑफ वर्क मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में जाके उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी, एंड हाउ डिड दे राइट इट, एंड जो उनकी पब्लिकेशंस हैं, जो उनकी बुक्स है, क्या उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हो गई थी, बट समटाइम्स इट इवन हैपन कि आफ्टर देयर लाइफ टाइम it was published by some of their students or their family members. So just have a view over that. And timeline, सबसे important तो थ्योरी और बुक ही है। थ्योरी ऑफ बुक तो पक्का से करना है। इवन देन मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स ही बताएं। इंडियन थिंकर का अभी तक मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं किया, बट डोंट इग्नोर इट। आई हैव गिवन यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन थिंकर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। वेस्टर्न थिंकर्स में आप सबसे पहले कर लीजिए, ये जो थिंकर्स है ये सारे आपके एक ही दिन में हो जाएंगे और फटाफट हो जाएंगे, और मैंने ये टॉपिक भी लिखा है कि इनके किस काम पे ध्यान देना है। अलेक्जेंड्रिया डी टोक्योवेली, वो डेमोक्रेसी पे देखेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट, इनका जो क्वेश्चन है ना, इनका आईआरएम में एक क्वेश्चन आ चुका है। सो पीपल डोंट थिंक सो कि भाई सोशियोलॉजी आईआरएम में नहीं आ रहा है। ऑगस्ट कॉम्ट का एक क्वेश्चन आया था पॉजिटिविज्म पे, ठीक है। सो ही ऑल्सो कम्स अंडर सोशियोलॉजी, एंड ही इज इवन रेड अगेन, विल बी इवन रेड अगेन बाय यू इन रिसर्च मेथड्स। सो ऑगस्ट कॉम कुड बी कवर्ड बाय सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इनका रिलीजन और सेक्युलरिज्म पे क्या पॉइंट था, बिकॉज ही वॉज लाइक कि भगवान ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ही जस्ट हैज सेंड अस बैक इन अ नेचुरल रिलीजन, नाउ ही हैज टेकन हिज बैक सीट। इस हिसाब से रिलीजन, सेकुलरिज्म, इनफैक्ट ये वोल्टेयर भी यही कहते थे कि भगवान ने हमें यहाँ पे ऐसे, रैशनल रिलीजन वो होता है जो हम सोच के करते हैं, नेचुरल रिलीजन जिसमें भगवान ने हमें भेजा है और हमने उसको सारा प्रॉब्लमेटिक कर दिया। तो वोल्टेयर ही वांट्स रिलीजन बट ही डोंट वांट स्टेट, ठीक है। तो वोल्टेयर की एक बुक भी थी कैंडिड, जिससे हमें वर्ल्ड ऑप्टिमिज्म मिलता है, क्योंकि ही सेज इवन इफ इविल हैपेंस टू अस, इविल हैपेंस फॉर गॉड, गुड टू अस। तो जैसे अपने हिंदी में भी कहते हैं ना कि कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छे के लिए ही बुरा होगा, तो दैट इज ऑप्टिमिज्म। वो वोल्टेयर साहब की बुक से है, कैंडिड से 1759, मतलब एज पॉपुलराइज्ड बाय हिम, दिस वर्ड वाज पॉपुलराइज्ड बाय हिम, वोल्टेयर, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्ट में भी रिलीजन, सेकुलरिज्म और पॉजिटिविज्म पढ़ लीजिएगा। इमेल डॉर्किम, इमेल डॉर्किम साहब कैपिटलिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक प्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि अपनी, उन्होंने ना लोगों की लाइफ को एकदम कैपिटलिज्म ने रूखा कर दिया है। तो ही इवन हैड स्टडीड, जैसे मैंने पुरानी वाली वीडियो में भी कहा था कि भी उन्होंने तीन जैसे बड़े रिच स्टेट्स थे उनको कंपेयर किया था, इटली, ब्रिटेन एंड डेनमार्क। द रिचेस्ट वाज डेनमार्क, और उसी में ही सुसाइड रेट सबसे ज्यादा थे। तो जैसे जैसे उन लोगों के पास इकोनॉमिक रिसोर्स बढ़ रहे हैं, बट देर इज अ लेवल ऑफ अनहैप्पीनेस ऑल्सो। तो उन्होंने सोसाइटल प्रेशर की, हर किसी को एक टैग चाहिए कि आप क्या हैं लाइफ में, तो एक रेस भी बन गई है। लोगों के लिए इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा होने लग गया है कि भाई यू हैव टू प्रेजेंट आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। तो वो सारे डिस्पेयर्स इन सोसाइटी वो बता रहे हैं
इमैनुअल डॉर्कहेम साहब के अंदर आप इंडिविजुअलिज्म, एक्सेसिव होप और एथिज्म एंड वीकनिंग ऑफ नेशन एंड फैमिली बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंडीशन सोसाइटल प्रेशर्स वर बीइंग प्रेजेंटेड बाय इमैनुअल डॉर्कहेम। ये थिंकर्स करने के बाद आप प्लीज विल किमले का भी कर लीजिएगा। किमलिका का मल्टीकल्चरलिज्म करना है। आई थिंक स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, मल्टीकल। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। विल किमलिका साहब का ना कनाडा पे मल्टीकल्चरलिज्म में बात हुई थी। हाँ, KYMLIC। ओके, तो इनका मल्टीकल्चरलिज्म एंड इन्होंने कनाडा पे एक स्टडी की थी। तो आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा अंडर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये तो हो गए वेस्टर्न थिंकर्स। प्लस अभी मैं आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स है मार्क्स वेबर। इनका तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, बी इट रिटन, बी इट पहले रिटन में हमेशा आता था, अब जब से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तब भी इनके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनका प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। और ये एक्चुअली में जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, जैसे ये जैसे एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है, फिर से ही एक प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट भी होता है। तो इन्होंने ऐसे कहा है कि जैसे ये लोग प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स जो होते हैं, ये ज्यादा इन सब चीजों पे नहीं विश्वास करते कि आपसे कोई पाप हो गया है तो आप जाके चर्च में कन्फेस कर लीजिए और आपके पाप धुल जाएंगे। दे मेक यू फील गिल्टी। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि भाई इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म ने कैसे कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। तो व्हाई डज कैपिटलिज्म एग्जिस्ट, उसके बेस में वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते हैं। ठीक है, और वही चीज है कि और फिर प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स क्या कहते थे अपने आप को कि गॉड लाइक हार्ड वर्क। ठीक है, ऑल वर्क आ होली, मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये सारी चीजें प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स में ही तब स्टार्ट हुई थी। तभी ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो थी उसने कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है। तो और प्रोटेस्टेंट एथिक्स में ये भी आता था कि सिर्फ फैमिली पे नहीं सोचना है, आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोचना है। और प्रोटेस्टेंट एथिक्स आपको ये भी कहती है कि देर इज नो मिरेकल, यू हैव टू मेक इट हैपन। ठीक है, तो इससे फिर वो जो अपनी कर्मा थ्योरी और वो सब पे, मतलब कर्मा एज डू योर लेबर एंड लेट लेट द फ्रूट कम, ऐसे तो वो करते थे। बट वो कभी डेस्टिनी वाली चीज की तरफ नहीं गए। प्रोटेस्टेंट एथिक्स इस हिसाब से है। तो उन्होंने यही कहा है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर like a boost to capitalism, how it portrayed it, and why does it not exist, capitalism does not exist in other countries। तो वो दूसरी कंट्री में प्रोटेस्टेंट एथिक्स है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि भाई जैसे इंडिया में जैसे पाप हो जाते थे, चलो गंगा नहा के आ जाओ, इस टाइप की चीजें। तो उन लोगों को मतलब दे हैड लाइक लेस, अकॉर्डिंग टू वेबर, नॉट मी, आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, तो फील ऑफ गिल्टी वगैरह वो सब नहीं है। और वो बहुत ज्यादा मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं। तो ये सब पॉइंट्स बता रही हूँ, व्हाई डज इट नॉट एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज। और दे दे बिलीव इन सेलिब्रेट नाउ। ठीक है, और बहुत बार और दूसरे कंट्रीज में बहुत बार ऐसे होते हैं, दे प्रेफर देयर क्लैंस एंड देयर कास्ट एंड देयर फैमिलीज ओवर नेशन। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट एथिक्स इसको मतलब काउंटर करता है। क्या काउंटर करता है कि यू हैव टू कम्युनिटी फर्स्ट देन योर फैमिली। सो इस हिसाब से ये इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लस आप इनकी ये तीन अथॉरिटीज उन्होंने बताई थी कि जैसे एक दिया था कि हाउ कैन यू चेंज द वर्ल्ड, हाउ कैन यू चेंज द वर्ल्ड, जिसमें एज ऑफ रेवोल्यूशन वगैरह की वो बात कर रहे हैं। उसमें तीन टाइप की अथॉरिटी की वो बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, ब्यूरोक्रेटिक। ये वाली चीजें भी आप पढ़ लीजिएगा। मैक्स वेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन इज मैक्स वेबर, अदर इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स सर को तो इतना एक्सटेंसिवली पढ़ना है, बिकॉज it also comes in sociology, it also comes in political science, it also comes in economics। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक्सटेंसिवली पढ़ना है। कार्ल मार्क्स को सिर्फ विकिपीडिया से देख के नहीं छोड़ना है, मार्क्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स को एक्सटेंसिवली करना है। ये वाले जो स्कॉलर्स हैं, ये आप विकिपीडिया के फर्स्ट पेज से या कोई छोटी मोटी वीडियो देख के भी कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके कवर हो गए तो मतलब आपका सोशियोलॉजी इनके लिए
हो गया कवर। ठीक है, अभी तक इंडियन स्कॉलर्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट आई प्रिडिक्ट आ सकते हैं। तो अगर इंडियन स्कॉलर्स आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो जस्ट मार्क 3, एंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास एंड गेल ओम्बेट। एंद्रे बेते साहब का वही कास्ट और सोशल चेंज पे काम है। सोशल चेंज का आईआरएम में क्वेश्चन आया हुआ है, सोशल चेंज पे क्वेश्चन आया हुआ है। सो आई प्रिडिक्ट इट वाज टेकन फ्रॉम इंद्र बेते। अगर आपने सोशियोलॉजी में ये चीजें कर ली होती तो आप वो क्वेश्चन भी कर लेते। एंड प्लस ये जो पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन था, अगर आपने सोशियोलॉजी की होती तो ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, और वेबर साहब के भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, कार्ल मार्क्स के भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो सोशियोलॉजी इन्हीं में ही जा रही है। तो सोशल चेंज आप पढ़ लीजिएगा इंद्रे बेते का। एंड एम एन श्रीनिवास सर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है इंडिया के लिए। इनकी जो थ्योरी है सेंस्क्रिटाइजेशन, जैसे जो दलित कास्ट है वो कैसे तिलक लगाने लग गई, काफी अच्छी थ्योरी है। आप पढ़ेंगे ना, आपको काफी इंटरेस्टिंग फील होगा। तो जिनका सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो तो इसको अच्छे से जानते ही होंगे, बट जिनका सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है वो प्लीज इसे कर लीजिए। एम एन श्रीनिवास सर का भी काम कास्ट और कास्ट सिस्टम पे था, संस्कृताइजेशन पे था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वेस्टर्नाइजेशन इन साउथ इंडिया। इनकी ज्यादातर थ्योरी कर्नाटका, अपर कर्नाटका पे ही ज्यादा इनका ध्यान देता था, ध्यान जाता था। और एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से भी एम एन श्रीनिवास सर को पढ़ा जाता है। ठीक है, और इनका एक और कंसेप्ट बहुत फेमस हुआ था, डोमिनेंट कास्ट वाला। ठीक है, द थर्ड स्कॉलर विच आई वुड लाइक यू टू रीड or watch a video about is Gail Lombard. She has worked on caste system and Ambedkar. Her dissertation was on Cultural Revolution in Colonial Society, non-Brahman movement in Western India. Uh, she is also a very big name when we comes to study about caste system. हाँ, एंद्रे बेते और गेल ओम्बेट मैम के थोड़े आपको व्यू पॉइंट्स एक दूसरे से मैच नहीं लगेंगे, बट यू हैव टू रीड देम एज इट इज व्हाट दे सेड। सोशियोलॉजी के लिए आपको पैसेज प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी से पैसेजेस भी आते हैं। पीआईएसएम वाले बच्चे प्लीज सोशियोलॉजी के पैसेज प्रैक्टिस कीजिए। आईआरएम वाले भी कर लीजिएगा, बट पीआईएसएम प्लीज कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए पास पेपर कर लीजिए, और उससे पहले भी जब रिटन पेपर आता था तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी इतना ही है, ये वाली चीज एक दिन की है, आधे दिन की है, मतलब पूरा दिन ही, मतलब 2-3 घंटे में हो जाएगी। ये वाली चीज पे ज्यादा टाइम दीजिएगा, भले ही आप 2 दिन लगा लें इन पे अलग अलग, ये वाली चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और ये भी उसी एक ही दिन में हो जाएगी। तो एक और एक, ये 2 दिन का आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा अच्छे से। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि 4 घंटा एक दिन में सोशियोलॉजी हो जाएगा। अभी कर लीजिए, क्वेश्चन आए हैं, मैंने बताया भी है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और आपको फील नहीं हुआ होगा कि ये इससे आए होंगे। ठीक है, सो विल किमलिका साहब का भी पढ़िएगा, इनका मल्टीकल्चरलिज्म कनाडा पे काम था। हम बहुत बार इनकी थ्योरीज अप्लाई करते हैं, सेंट्रल एशिया में भी सोचते हैं इनकी थ्योरी अप्लाई करते हैं। सेंट्रल एशिया के भी बहुत ज्यादा एथनिसिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आईआरएम वाले बच्चों को। तो विल किमलिका कैन ऑल्सो कम एनी डे। ठीक है, तो प्लीज आप इन्हें पढ़िएगा। थैंक यू, थैंक यू।